तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पैथोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो है इन्फ्लेमेशन। मैं हूं आपका दोस्त सोहेल शफात और हम आज पैथोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे। आप एकदम रिलैक्स बैठे, एकदम चिल बैठे और एकदम कंसंट्रेशन के साथ सुनना। मेरी गारंटी है आपको सब समझ में आएगा। आज की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, मैं उसको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ आपको। एक तो हम इन्फ्लेमेशन को डिस्कस करेंगे, उसके साइंस वगैरह को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक्यूट इन्फ्लेमेशन में सेलुलर और वेस्कुलर इवेंट्स जो आते हैं, हम उनको भी डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं गाइस इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन क्या होता है? लोकल रेस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। ठीक है, आपको पता है जब कोई भी इंजरी होती है हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको एक रेस्पॉन्स शो करता है। उस रेस्पॉन्स को हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेमेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, वो आपको आपको आगे पता चलेगा जिससे हम साइंस को डिस्कस करेंगे। तो इन्फ्लेमेशन में बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि आपको पता अगर कहीं पर इंजरी वगैरह होती है तो वहाँ पर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, तो ये सब इंजरी में आता है। इंजरी एक ब्रॉड टर्म है। आपने कभी सुना होगा, कभी बोलते हैं कि इन्फ्लेमेशन और स्वेलिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, स्वेलिंग वगैरह जो है ये पार्ट ऑफ इंजरी है, इन्फ्लेमेशन एक वाइड टर्म है। तो क्या होता है इन्फ्लेमेशन? लोकल रिस्पॉन्स ऑफ लिविंग टिश्यू टू इंजरी फ्रॉम एनी एजेंट। साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन, रूबर यानी वहाँ रेडनेस हो जाती है, ट्यूमर यानी स्वेलिंग हो जाती है वहाँ पर, कैलोर यानी वहाँ से हीट रिलीज होती है। आपने देखा होगा जहाँ इंजरी वगैरह होती है वहाँ से थोड़ा हीट रिलीज होता है। डॉलर यानी पेन, वहाँ पर पेन होती है। एंड लॉस ऑफ फंक्शन, ये पांच जो है इसके साइंस है। रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन। रूबर, ट्यूमर, कैलोर, डॉलर एंड लॉस ऑफ फंक्शन। देखिए, इन्फ्लेमेशन को हमने दो क्लास में टाइप्स में जो है क्लासीफाई किया है, डिपेंडिंग ऑन इसकी कैपेसिटी एंड ड्यूरेशन। आपको पता है ड्यूरेशन की बेस पर हम दो में डिवाइड करते हैं, एक एक्यूट और दूसरा क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। एक्यूट इन्फ्लेमेशन सडन ऑनसेट, क्रॉनिक डिलेड ऑनसेट। ये इमिडिएटली होता है, ये लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होता है। इसमें गाइज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इसको पूरी तरीके से याद रखिए। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स रिक्रूट होते हैं और क्रॉनिक में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब देखिए ऐसा क्यों होता है? न्यूट्रोफिल्स जो है ये एबेंडेंट क्वांटिटी में होते हैं एज कम्पेयर अदर ल्यूकोसाइट्स, तो ये रिक्रूट हो जाते हैं एक्यूट इन्फ्लेमेशन में। मगर क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में क्या होता है? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आते हैं। मोनोसाइट्स क्यों आते हैं? मोनोसाइट्स में एबिलिटी होती है टू डिफरेंशिएट इनटू मैक्रोफेजेस। एक तो ये बात है। दूसरा, लिम्फोसाइट्स सिस्टोकाइनेस रिलीज करते हैं, जो एपोप्टोसिस वगैरह अगर वहाँ होता है तो उसको कंट्रोल करता है और टिश्यू को धीरे धीरे रिपेयर करता है। तो इस वजह से ये रिक्रूट होते हैं। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में न्यूट्रोफिल्स और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। एक्यूट इन्फ्लेमेशन सेल्फ लिमिटिंग होती है, इसमें खुद ही फर्क हो जाती है। क्रॉनिक ये प्रोग्रेसिव होता है। एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमको साइंस वगैरह जो ज़्यादा दिखते हैं, यानी कि जैसे मैंने कहा इन्फ्लेमेशन के साइंस क्या है, रेडनेस, स्वेलिंग, तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन में वो साइंस वगैरह जो है कम देखने को मिलते हैं। और एक्यूट इन्फ्लेमेशन मोर प्रोमिनेंट, क्रॉनिक लेस प्रोमिनेंट। अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की, वो है एक्यूट इन्फ्लेमेशन। देखिए, हमने इसको दो में क्लासिफाई किया है, वेस्कुलर इवेंट्स, सेल्यूलर इवेंट्स। वेस्कुलर इवेंट्स और सेल्यूलर इवेंट्स। देखिए, वेस्कुलर इवेंट्स में आते हैं दो चीजें, अर्ली ट्रांसिएंट वेसोकंस्ट्रक्शन और वेसो डायलेशन अलॉन्ग विद वेस्कुलर परमिएबिलिटी। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे। आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा इन सबको। सेल्यूलर इवेंट्स, इसमें आता है ट्रांसमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस और फैगोसाइटोसिस। अब बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक यानी अर्ली ट्रांसिएंट वेसो कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो देखिए, जहां पर इंजरी होती है वो जो वेसल होता है वो पहले वैसो कंस्ट्रक्शन में चला जाता है। एट द साइट ऑफ इंजरी वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है। आफ्टर इंजरी फर्स्ट फिनोमेना दैट ऑकर इज वैसो कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले वैसो कंस्ट्रक्शन होती है वहां पर, ताकि ब्लड लॉस वगैरह ज्यादा ना हो। उसके बाद क्या होता है? देन री एस्टैब्लिश विद इन 3 to 5 सेकेंड्स। मतलब बिल्कुल ही एक वेसल थी, वहां पर इंजरी हुई, वहां वैसो कंस्ट्रक्शन हो गई, फिर विद इन 3 to 5 सेकेंड्स वो वापस से अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, जिस तरह वो पहले था वापस ठीक हो जाता है। बट अगर इंजरी सिवियर होती है
तो रीएस्टैब्लिश होने में टाइम लगता है 4 से 5 मिनट। अगर इंजरी ज़्यादा है, सीवियर वगैरह है, तो 4 से 5 मिनट लगते हैं इस वेसल को वापस आने में आफ्टर वैसो कंस्ट्रक्शन। उसके बाद एक दूसरा प्रोसेस होता है वैसो डायलेशन। पहले इंजरी हुई, वैसो कंस्ट्रक्शन हो गई, उसके बाद वैसो डायलेशन हो जाती है। वैसो डायलेशन जो है इट ऑकर्स विद इन 30 मिनट्स आफ्टर इंजरी, यानी आधे घंटे के करीब करीब फिर क्या होता है, वैसो डायलेशन होती है। इसी की वजह से गाइज रेडनेस स्वेलिंग वगैरह होती है। जो वैसो डायलेशन होती है इसी की वजह से रेडनेस होती है, क्योंकि वैसो डायलेशन हो गई, अब ब्लड जो है ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा वहाँ पर। वैसो डायलेशन हुई, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा तो क्या होगा, रेडनेस होगी। इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम काज रेडनेस, तो वैसोडाइलेशन हो गई, ज़्यादा ब्लड पास होगा, अब रेडनेस हो जाती है वहाँ पर। ऑल्सो इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, क्योंकि ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया वहाँ पर, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो हमारे वेसल्स में फ्लूइड होता है वो वेसल से बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा सेल्युलर स्पेस में चला जाता है, तो स्वेलिंग करवाता है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ गया क्योंकि वैसोडायलेशन हो गई, तो जो फ्लूइड होता है वो वेसल्स से बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में चला जाता है, इसकी वजह से स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो वैसोडायलेशन क्या करवाया, रेडनेस और स्वेलिंग, यानी रूबर एंड ट्यूमर। वेस्कुलर परमिएबिलिटी, अब वेस्कुलर परमिएबिलिटी का क्या चक्कर है, ये क्यों होता है? देखिए, अगर कहीं पर इंजरी वगैरह हो गई तो वहाँ पर डब्ल्यूबीसी को जाना है, ल्यूकोसाइट्स को जाना है। ल्यूकोसाइटिस क्या होते हैं, हमारे वेसल्स में होते हैं, इसको वेसल से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं आपको समझाता हूँ। ये मान लीजिए ये ब्लड वेसल है, ये इसके एंडोथेलियम सेल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं। यहाँ पर मान लीजिए इंजरी हुई, ये मान लीजिए ये ल्यूकोसाइट्स है। अब ल्यूकोसाइट्स को पहुंचना है यहाँ पर, ल्यूकोसाइट्स को यहाँ पर पहुंचना है। इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इनको इस वेसल से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन ये जो वेसल होता है ये लीक प्रूफ होता है, ये ल्यूकोसाइट्स को बाहर आने नहीं देता है। तो हमको क्या करना होगा, इसकी परमिएबिलिटी को जो है आल्टर करना होगा, इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना होगा, ताकि ये अलो करे ल्यूकोसाइट्स को ये बाहर निकलने के लिए। हमको इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना होगा, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स को यहाँ पहुँचना है, इसके लिए क्या करना है, जो वेसल है, वेसल वॉल क्योंकि लीक प्रूफ है, ल्यूकोसाइट्स को बाहर नहीं आने देगा, हमको इसकी परमिएबिलिटी को बढ़ाना है। परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना है ताकि ल्यूकोसाइट बाहर आए। तो क्या होता है, जैसे मैंने कहा, फर्स्ट ब्लड वेसल्स आर लीक प्रूफ, दस नो ल्यूकोसाइट्स माइग्रेशन। टू इनिशिएट ल्यूकोसाइट माइग्रेशन, अगर ल्यूकोसाइट को माइग्रेशन करवाना है तो क्या करना होगा हमें, वेस्कुलर परमिएबिलिटी नीड टू इंक्रीज, हमको वेस्कुलर परमिएबिलिटी को बढ़ाना है, तब जाकर के ल्यूकोसाइट बाहर आएगा। देखिए, तीन चीज़ों से ऐसा होता है, वेस्कुलर परमिएबिलिटी जो बढ़ती है तीन चीज़ों से बढ़ती है। एक, कंस्ट्रक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, रिट्रैक्शन ऑफ एंडोथेलियल सेल्स और डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी। देखिए क्या होता है, अगर ये ब्लड वेसल है, ये एंडोथेलियल सेल्स हैं, जब एंडोथेलियल सेल्स कंस्ट्रक्शन करती हैं तो क्या होता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है। जब एंडोथेलियल सेल्स कंस्ट्रक्शन करती है तो इनके बीच में स्पेस बन जाती है, उन स्पेस से क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स बाहर आएंगे, इसकी परमिएबिलिटी बढ़ गई। लेकिन ये कहाँ देखने को मिलता है, ओनली इन वेन्यूल्स, हमारी वेन्स में देखने को मिलता है। दूसरा मैंने कहा रिट्रैक्शन, क्या होता है, ये जो एंडोथेलियल सेल्स होती है इनका रीअरेंजमेंट होता है, इनके रीअरेंजमेंट होने की वजह से भी क्या होता है,
ल्यूकोसाइट्स बाहर निकल आ पाते हैं, इनका रीअरेंजमेंट होता है, उसकी वजह से भी क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स बाहर आते हैं। रीअरेंजमेंट किन में होता है, रीअरेंजमेंट होता है वेन्यूल्स और कैपिलरीज दोनों में। अब रीअरेंजमेंट क्या करवाते हैं, कौन से मीडिएटर्स होते हैं, तो आपको नाम याद रखना है। जो मीडिएटर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिट्रैक्शन यानी रीअरेंजमेंट ऑफ एंडोथेलियल सेल्स, इंटरल्यूकिन 1, TNF अल्फा। डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी, अब देखिए ये तीनों में से किसी में भी हो सकता है, आर्टरी में भी, वेन्स में भी, कैपिलरी में भी। क्या हो जाएगा, ये वेसल्स हैं, ये एंडोथेलियल सेल्स है। मान लीजिए यहाँ पर एंडोथेलियल सेल है, इसका इंजरी हो गया, यहाँ पर इसका इंजरी हो गया, तो क्या होगा, यहाँ पर स्पेस बन जाएंगी, उन्हीं स्पेस से क्या होगा, ल्यूकोसाइट्स बाहर आ पाएंगी। तो इंजरी की वजह से क्या हो गया, परमिएबिलिटी बढ़ गई। यहाँ पर ये एंडोथेलियल सेल्स थे, इनकी इंजरी हो गई, स्पेस डेवलप हो गई, ल्यूकोसाइट्स बाहर आ पाए, परमिएबिलिटी बढ़ गई। तो जैसे मैंने कहा, डायरेक्ट एंडोथेलियल इंजरी कैन ऑकर इन कैपिलरी वेन्स आर्टरीज, कैन बी सीवियर और माइल्ड। अब ये सीवियर भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है। सीवियर में क्या होता है, ऑकर बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से सीवियर हो सकता है। नेक्रोसिस, हमको क्या देखने को मिलेगा, नेक्रोसिस ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। इस तरह मैंने कहा था, यहाँ पर ये सेल जो है डैमेज हो गई, इनका नेक्रोसिस हो गया, मगर किस में, सीवियर केस में ऐसा होता है, इनका नेक्रोसिस होता है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लीकेज ऑफ फ्लूइड अंटिल रीजेनरेशन बाय थ्रोम्बोसिस। उसके बाद जब थ्रोम्बोसिस वगैरह होगा वहाँ पर, तो वो तब तक तो लीकेज होगा, फिर जब थ्रोम्बोसिस वगैरह हो जाएगा फिर लीकेज बंद होगा। माइल्ड, माइल्ड क्यों होता है, जैसे कि रेडिएशन वगैरह उसकी वजह से होता है, और उसमें क्या होता है, एपोप्टोसिस होता है। सीवियर में नेक्रोसिस, माइल्ड में एपोप्टोसिस। कारण क्या होता है इसका, रेडिएशन वगैरह। और माइल्ड में क्या होता है, जो लीकेज होगा स्टार्ट्स आफ्टर सम टाइम, धीरे धीरे लीकेज स्टार्ट होगा, क्योंकि उतना नहीं होता है जितना सीवियर में होता है। गाइस इस वीडियो में इतना ही। सेलुलर इवेंट्स हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आपको फ्री नोट्स जो है उसके लिए टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।